हाय गाइस, दिस इज़ अनुराधा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाज़िर हूँ फिर से इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इन डिटेल डिस्कशन लेकर। वीडियो को जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश कर सकती हूँ करूँगी, लेकिन डिस्कशन इन डिटेल रहेगा। आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा ताकि आप फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप आंसर कर सके, बी इट इन द यूपीएससी एग्जाम इंडियन इकोनॉमी सेक्शन और बी इट एनी ऑफ द एग्जाम्स, एंड यू विल क्रैक इट। ओके, सो टॉपिक है यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में आया है कि आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें कि एक टॉपिक ये भी हाईलाइट करा है आरबीआई ने कि इंडिया का जो जेन जी है वो अनसिक्योर्ड पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोन्स बहुत ले रहा है। अराउंड 58.4% लोन्स इस कैटेगरी में चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में इस टाइम पे, ठीक है। और इन लोन्स में डेलिंक्वेसी बहुत है। डेलिंक्वेसी मतलब कि रीपेमेंट फेलियर बहुत है। अराउंड 6% का रीपेमेंट फेलियर है और आरबीआई ने कहा है कि इस सिचुएशन को अभी अलार्मिंग नहीं है, बट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत क्यों है, बट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी इंडियन इकोनॉमी में इन लोन्स की वजह से कोई रिस्क नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन हम समझेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड्स या अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं, स्मॉल टिकट लोन्स जो होते हैं, ये कैसे छोटे छोटे लोन्स एक इकोनॉमी के लिए आगे चल के समस्या पैदा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करी यूएसए की, अराउंड 1970s की। तो 1978 से पहले का वक्त अलग था थोड़ा यूएसए में क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, और उससे पहले और उससे बाद का वक्त अलग था। 1978 से पहले का वक्त क्यों अलग था? क्योंकि यहाँ पर इस टाइमलाइन में पहले क्या होता था कि यूएसए में क्रेडिट कार्ड्स को अवेल करना आम आदमी के बस की बात नहीं होती थी, एलाइट लोगों के बस की बात होती थी, क्योंकि इसमें प्रॉपर फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते थे, बैकग्राउंड चेक होते थे, कई दिन लगते थे किसी को भी क्रेडिट कार्ड लेने में, ठीक है। और यूजुअली कैप्स वहाँ पर लगाए हुए थे लॉज ने। क्या था कि मतलब कि जो बैंक हैं वो अराउंड 3 to 4% ही कंज्यूमर के हित में ये हुआ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी। और आपको पता है कि जब इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो करती है तो इन्फ्लेशन भी आता ही है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत था। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो वहाँ का जो फेडरलिज्म नहीं कहूँगी, जो वहाँ के जो लॉज हैं, लॉज के हिसाब से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर कैप लगी हुई थी कि बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड पर 3 to 4% इंटरेस्ट ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन 1978 में क्या हुआ कि मार्क्वेट जजमेंट आया। वहाँ पर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक बैंक है यूएसए में, वो पर्टिकुलर स्टेट का अगर बैंक है, मतलब उस पर्टिकुलर बैंक का एक स्टेट में ओरिजिन हुआ है, तो वो सिर्फ जो कैप इंटरेस्ट रेट का कैप होगा वो सिर्फ उस स्टेट में एप्लीकेबल होगा। दूसरे स्टेट में वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। मतलब कि मान लीजिए बैंक एक्स है, ओहायो में है, तो वहाँ पे वो और उसका ऑफिस भी वहीं है, ठीक है, तो वो वहाँ पे ही इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है 3 to 4%। बाकी दूसरा स्टेट है, मान लीजिए डेलावेयर है, तो वहाँ पे वो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। तो इस जजमेंट का क्या करा वहाँ के बैंकिंग सिस्टम ने, इसको एज अ लूप होल की तरह इस्तेमाल करा। और उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे लोग पहले वहाँ पे भी हैबिट थी लोगों में कि जो लोन अगर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है तो सिर्फ कन्वीनियंस के तौर पर, मतलब जब ज़रूरत पड़ी नीड बेसिस पर ही यूज़ करना है, और एसेट क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले ये फोकस होता था, लेकिन ज़्यादा महंगाई के चलते लोगों को आदत पड़ गई थी कि उतनी इनकम्स नहीं बढ़ रही थी। वहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। सबसे पहले इकोनॉमी का ये कंटेक्स्ट समझिए कि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो तो फास्ट कर रही थी, लेकिन वहाँ पे स्टैगफ्लेशन भी था। मतलब कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन थी बट वेजेस नहीं राइज कर रहे थे, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही थी। तो आमदनी नहीं बढ़ रही थी लेकिन खर्चा रुपया हो रहा था, तो लोगों को लोन्स क्रेडिट कार्ड के जरिए छोटे छोटे लोन्स अपने डेली कंजम्पशन के लिए लेने पड़ रहे थे। तो इवन जब इस जजमेंट के बाद जब बैंक्स को मौका मिला तो उन्होंने 3-4% के बजाय अपने रेट बढ़ा दिए क्रेडिट कार्ड्स पर 18 से 24%। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर जो यूएस के लोग थे उन्होंने नहीं छोड़ा लोन लेना इन क्रेडिट कार्ड से, मतलब क्रेडिट कार्ड्स को अवेल करना नहीं छोड़ा, क्योंकि एक तो कंडीशन बहुत रिलैक्स हो गई थी क्रेडिट कार्ड्स लेने के लिए कि क्रेडिट कार्ड आप बहुत आराम से ले सकते हो, आपको ऑन द मेल मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड, ज़्यादा कोई बैकग्राउंड चेक की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटली मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। और ऐसे भी हो गया था कि जैसे मान लीजिए कि $500 का किसी का महीने का बिल है, तो रिवॉल्विंग क्रेडिट का सिस्टम वहाँ पर आ गया था। रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है कि आपको सारा का सारा, आपने एक महीने में क्रेडिट कार्ड से $500 की शॉपिंग करी, आपको 500 का $500 उसी महीने में वापस करने की जरूरत नहीं है, आप बस $5 वापस करिए, बाकी हम आपका अगले महीने में रोल ओवर कर देंगे। और बस ये है कि आपको थोड़ा सा जो उस पर इंटरेस्ट आएगा आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे वो देना होगा। तो वो वहाँ पे कंज्यूमर्स को बहुत कन्वीनियंट लग रहा था। तो लोगों को स्टेगनेंट वेजेस थे, लोगों के ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं थे, जॉब्स बहुत थे, बट तनख्वाहें कम थी और बढ़ भी कम रही थी, बहुत कम रेट से या लगभग ना के बराबर बढ़ रही थी, ये आप समझिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्रेडिट कार्ड लेने में बड़ा आराम लगता था, आदत लग गई थी, अच्छा क्रेडिट कार्ड ले रहे थे। तो क्या हुआ कि 1978 में ये रूलिंग आई, ये चला आराम से 1989 तक, 90 तक ये चला। फिर क्या हुआ कि अराउंड 1990 और 91 में वर्ल्ड में ऑयल शॉक आया, गल्फ वॉर हुई, जैसे कि आप सबको पता है। तो ऑयल शॉक आया, इससे क्या हुआ कि
वर्ल्ड ओवर ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। अब जब ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो फैक्ट्रीज़ ने क्या करा, यूएसए में उनको प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं लगा, ठीक है, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया, या बंद नहीं कर दिया, काफ़ी कम कर दिया, और ले ऑफ्स चालू कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि पहले लोगों के पास कम से कम नौकरियां तो थी, लेकिन अब उनके पास वो भी नहीं है, पेचेक आना ही बंद हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ले ऑफ्स हुए मैसिव। तो अब बैंक्स को पता लगा कि भैया हम क्या कर रहे थे, जो हमने अनडिजर्विंग लोगों को भी लोन्स दिए जिनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल नहीं था वापस करने का, और लोग क्या कर रहे थे, जब इतना आसान था क्रेडिट कार्ड लेना, तो जब उनके इतना आसान था क्रेडिट कार्ड लेना, और जब उनका पेचेक रुका, तो जब वो उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अभी बैंक्स कर रहे थे वहाँ पे अराउंड 1989 ये सब चल रहा था कि डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में डिफॉल्ट बहुत बढ़ गए थे। 1978 में 80s में ये सिचुएशन नहीं थी कि डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में वहाँ पे लोगों को डाल दिया गया कि $500 का आपका लोन है, आप $5 भी पे करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो चल रहा है सब कुछ। लेकिन क्या हुआ कि जब ये ऑयल शॉक आया और जब वहाँ पे रिसेशन आया, और जब रिसेशन में क्या होता है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, ठीक है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, लोगों के पास काम नहीं रहता, इनकम नहीं आती, तो अब लोग डिफ़ॉल्ट करने लगे। पहले थोड़ा तो दे रहे थे $5, अब $5 भी नहीं लोग दे पाए। तो क्या हुआ कि बिल्कुल जो है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट होने लगे लोग। एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को देने के लिए अपनी जेब से नहीं बल्कि दूसरा और क्रेडिट कार्ड ले रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा अब तो बबल बन गया था। तो बैंक्स को पता लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। फिर ये बबल बर्स्ट हुआ कैसे कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत थे, ठीक है। तो जब बैंकों को होश आया कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा ही हमने जो है अंधाधुंध लोगों को क्रेडिट कार्ड हमने बांट दिए हैं, और अब लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं बचा है हमको थोड़ा भी देने का, तो बैंकों के पास मंथली जो पेमेंट आती थी अपने ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए वो भी आना बंद हो गई। तब उनका ध्यान वहाँ गया। फिर उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले तो क्रेडिट लाइन लोगों की फ्रीज कर दी। अब क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलना बंद हो गया, ठीक है। अब सारी चीज़ें उन्होंने उल्टी करना शुरू कर दी। क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलना बंद हो गया, जो इतने हाई इंटरेस्ट रेट थे क्रेडिट कार्ड पर उनको लो करा, और अब इसमें बैकग्राउंड चेक काफ़ी जाने लगे, और फीस उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी कि अगर आपका पहले आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं पेमेंट में, तो एक रिकॉर्ड बन गया था कि आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं पेमेंट में, तो अब आपके ऊपर इतनी फ़ीस लगेगी। तो ये जो है एक इसको क्राइसिस की तरह से देखा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर हुआ था। अब मैं इसको क्राइसिस क्यों कह रही हूँ कि क्या हुआ था कि अराउंड 1991 में जो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर्स को टारगेट करके ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा बांटे गए थे। तो जो उस टाइम जो लोग मार्केट में जॉब करने आए थे, वो अपने सर के ऊपर जब इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, तो इस क्रेडिट के बोझ को अपने सर पर लेकर वो मार्केट में एंटर करे। अब वो इंसान कमाएगा वहाँ का, तो वो कमाएगा तो उसके सर के ऊपर पहले ही डेब्ट है, तो वो कहाँ से वो एसेट क्रिएट करेगा, कहाँ से वो वेल्थ क्रिएट करेगा? भाई वो तो इंटरेस्ट ही पे करता रह जाएगा, और वो तो जो क्रेडिट कार्ड का जो ये अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो बिल है, इसी को पे करता रह जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि यूएसए में इस टाइम के अराउंड एक लॉस्ट डिकेड, एक लॉस्ट जनरेशन, जिसको बोलते हैं जनरेशन एक्स उस जनरेशन को नाम दिया गया, जो 1991 की जो वहाँ पे जनरेशन थी जिसने फ्रेशली वर्कफोर्स में एंटर किया था। ये ऐसी जनरेशन थी, वहाँ की पहली ऐसी जनरेशन थी जो कि अराउंड 35 तक की एज में होने पर भी वहाँ पे एसेट नहीं क्रिएट कर पा रही थी, ना अपना पहला ये जनरेशन घर ले पाई थी, ना अपना कोई व्हीकल ले पाई थी, और ये सिर्फ डेप्ट ही पे करते रह गए थे। तो इसीलिए इस सिचुएशन को वी कैन ड्रॉ पैरेलल्स फ्रॉम दिस सिचुएशन इन द इंडियन इकोनॉमी, और हम इसलिए कह सकते हैं कि इवन जो इंडिया में स्मॉल टिकट लोन्स हैं, अब इंडिया की बात करती हूँ। पहली बात तो इस सिचुएशन के चलते आपको समझ आया होगा कि क्यों, कैसे एक छोटे छोटे क्रेडिट कार्ड्स जो लोगों के कन्वीनियंस बन गए थे, कैसे उन्होंने वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में और सोशियोलॉजिकल एक चेंज वहाँ पर आया कि जो एक जनरेशन के पूरी की पूरी एक जनरेशन लोगों की ये क्रेडिट कार्ड्स खा गए वहाँ पे। 10 साल 15 साल, वैसे तो 25 साल कहा जाता है, लेकिन 10 साल तो बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए वहाँ पे ऐसे पीरियड हो गया था कि आपके पास पैसा नहीं बचेगा, आप भैया अपने पैसे से अपना डेब्ट ही पे करिए। तो इसीलिए वरी करने की बात है, इसलिए मॉनिटरिंग करने की सिचुएशन को ज़रूरत है। हालांकि इंडिया में ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे वहाँ हो रही थी। क्योंकि क्यों नहीं है, अब मैं बताती हूँ इंडिया में क्यों नहीं है। क्योंकि जो है इंडिया में ये जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो लोन्स लोगों को दिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात ये बहुत बड़े लोन्स नहीं हैं, 50,000 से कम के लोन्स हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल टिकट लोन्स, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है ये कोर बैंकिंग सेक्टर नहीं दे रहा लोन्स लोगों को, ये दे रहे हैं फिनटेक ऐप्स, बाय नाउ पे लेटर। और ये भी कैसे दे रहे हैं कि ऑनलाइन आपने देखा होगा कि क्रेडिट लेना बहुत आसान हो गया है, इंस्टेंट केवाईसी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो लोन्स आराम से लोगों को मिल जाते हैं। बट इससे क्या है, आप देखिए कि यहाँ पर
कल को अगर यहाँ पे डेलिंक्वेंसी भी बहुत है, आरबीआई ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अराउंड 6% जो है लोन्स में डेलिंक्वेंसी है। मतलब कि अगर 100 लोन्स बांटे गए तो 6 लोन उसमें से ऐसे हैं कि लोग नहीं पे कर रहे हैं, इतना छोटा अमाउंट भी लोग नहीं पे कर रहे हैं, वापस नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कल के लिए ना एक आप कह सकते हैं, अभी नहीं बट अगर ये अनचेक रही ये सिचुएशन तो इससे एक क्राइसिस तैयार हो रहा है। कैसे तैयार हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो है अभी ये कोर बैंकिंग सेक्टर से नहीं लोन्स दिए जाते हैं, लेकिन ये एनबीएफसीज तो है ना जो इनको लोन दे रही हैं, बाय नाउ पे लेटर वाली। ये भी तो मार्केट में अपने घर से पैसा तो नहीं देंगी, ये भी तो मार्केट में जाती है, बैंक से लोन लेती हैं और फिर इन लोगों को फर्दर लोन देती है हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो एक तरह से है तो ना, सिस्टेमिक रिस्क तो है ना। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया तो है रिस्क भाई, ठीक है। और दूसरा, लोगों के लिए फिर वही बात है, लोगों के लिए कैसे अफेक्ट करेगा। आप चाहे आप सोच रहे हो कि बाय नाउ पे लेटर है, छोटा सा लोन है, किसी को नहीं पता लगेगा, नहीं पे करते, नहीं जी। जो सिबिल स्कोर है आपका, वो ट्रांस यूनियन करके कुछ इंस्टीट्यूशन है, वो सिबिल स्कोर ट्रैक करता है। इवन अगर आप ये छोटे स्मॉल टिकट लोन्स पर भी डिफॉल्ट करते हैं तो आपके सिबिल स्कोर में उसका जो अंतर है, उसका जो असर है, वो आने वाले 7 साल तक दिखता है। और आप अपने प्राइम ईयर्स में अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं, 23 से 25 साल, 28 साल की उम्र में डिफॉल्ट कर रहे हैं, और कल को जब आपकी फैमिली होगी, आपको बिजनेस करना है, आपकी पर्सनल नीड मतलब एसेट क्रिएशन वाली ज़्यादा, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, तो जब फिर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा, ठीक है। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैक्रो इकोनॉमी में इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे, कि जो बैंक्स हैं वो लोन्स देते थे ज़रूरतमंद सेक्टर्स को, अभी भी देते हैं, तो वो कैसे देते हैं? मनी मल्टीप्लायर आपने सुना होगा। मनी मल्टीप्लायर एक चीज़, एक फिनोमिना, एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि बैंक जो है छोटे से छोटा 1000 रुपये के डिपॉजिट को भी काफ़ी टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर इकोनॉमी में उसको सर्कुलेट करते हैं, मनी को क्रेडिट के रूप में, ठीक है। तो जो क्या है कि यहाँ का जो जेन जी है वो अगर इतना ज़्यादा, इस बात पर बड़ी चिंता जताई गई है कि अगर वो इतना ज़्यादा सिर्फ अपनी पर्सनल स्पेंडिंग के लिए करेगा खर्चा, कि उसको लोन लेने पड़ रहे हैं और फिर वो पे भी नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि उसकी सेविंग तो हो नहीं रही है, ठीक है। और दूसरा, वो लोन भी नहीं ले पाएगा, और सेविंग नहीं हो रही तो आप सेविंग अकाउंट में वैसे कुछ नहीं रख पा रहे, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में आप नहीं रख पा रहे, तो जो बैंक आपकी सेविंग पर, सेविंग होते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो बैंक को बहुत लो कॉस्ट पड़ते हैं, ठीक है, जो बैंकिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट में लाने के लिए। अगर यही साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आप लोग हम लोग अगर बैंक्स में अपना सेविंग्स करना काफ़ी कम कर देंगे, या आप स्टॉक मार्केट में आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कैसे भी अगर आपका मनी चैनलाइज नहीं हो रहा टुवर्ड्स सेविंग, टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, तो आप जो है एक कोर बैंकिंग का जो सिस्टम होता है, मनी मल्टीप्लायर सिस्टम, उसके साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जब ये सब बहुत बड़ा बन जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जब ये सिस्टमिक रिस्क में तब्दील हो जाता है। इसीलिए ड्राइंग पैरेलल्स फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी एट दैट टाइम ड्यूरिंग द 1990s, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्यों आरबीआई ने कहा है कि इस सिचुएशन को अभी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। क्या यहाँ पर चिंता की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो आरबीआई ने है यहाँ पर ये जो एनबीएफसीज हैं, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि अगर आप इस तरह से अनसिक्योर्ड लोन्स देंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क वेटेड एसेट्स में मतलब प्रोविजन आपको क्रिएट करके रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 100 रुपये इस तरह के पर्सनल कंजम्पशन पे अगर आप एज लोन दे रहे हैं तो आपको 100 ही रुपये साइड करके रखना पड़ेगा जो आप लेंड नहीं कर सकते। तो क्या होता है इससे ना इन एनबीएफसीज को ये पैसा इतनी आसानी से लैंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, महंगा पड़ता है। तो इससे इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो अपने आप कंज्यूमर्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देकर नहीं लेंगे। तो इसको कर्ब करने के लिए, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई ने अभी यहाँ पर ये स्टेप लिया हुआ है कि रिस्क वेटेड एसेट जो है, रिस्क वेटेड एसेट की एनवायरमेंट रिस्क वेटेड एसेट की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है इस कैटेगरी ऑफ लोन्स पर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोट्स लीजिए जो भी मैंने आपको बताया। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एक्सप्लेनेशन जब आप इसको अपने हाथ से, जब मेरी बात को सुनकर जब आप नोट्स बनाएंगे और फिर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कि अच्छा इंडियन इकोनॉमी में ऐसा हुआ नहीं है बट वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट, हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, अगर आप इस कहानी जो मैंने आपको यूएसए की सुनाई, इसका अगर आप एक थोड़ा सा भी पॉइंट लिख देंगे कि 1991 द ग्रेट क्रेडिट क्राइसिस इन द यूएस, अगर आप ये पॉइंट अपने आंसर में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत फैसिनेटिंग और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला बनेगा। थैंक यू सो मच।